इसको करते हैं। जी, कल हम लोगों ने ये कंप्लीट हुआ था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर सब्सटेंस हमने कंप्लीट कर लिए थे, टाइप भी हमने कंप्लीट करा था। हाँ जी, कल हम लोग पढ़ रहे थे एलिमेंट्स के बारे में, एलिमेंट भी हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद आता है कंपाउंड। कंपाउंड के बारे में हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाए थे, अभी हम कंपाउंड के बारे में सर पढ़ाई करते हैं। हाँ जी सर, आप टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस दोबारा समझा सकते हो? कौन से वाला भाई? तो ये वाला पोर्शन। जी ठीक है, चलो दोबारा देखिए एक बार आप। चलो इसको हम दोबारा देख लेते हैं एक बार। अब सबसे पहले हमारे पास हमने पढ़ा था मैटर है, या फिर आप कह सकते हो प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस के दो टाइप होते हैं हमारे पास, एक कंपाउंड और एक एलिमेंट। एलिमेंट के अंदर हमारे पास पहला टाइप है एटम, दूसरा टाइप होता है मॉलिक्यूल। देन कंपाउंड है, कंपाउंड के अंदर क्या होता है हमारे पास, टू और मोर टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर फाउंड इन केस ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड के अंदर पहला टाइप बनता है हमारे पास मॉलिक्यूल और दूसरा टाइप बनता है आयन। अभी हमने आयन के बारे में नहीं पढ़ा, इसको हम लोग अभी अलग छोड़ देते हैं। फिलहाल पढ़ते हैं एटम के बारे में। एटम के बारे में हम इससे पिछले वाले टेक्स्ट का जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एटम के बारे में भी हम अभी एटम में आप लोग मान सकते हैं कि उसमें एक ही टाइप के जो है एटम्स प्रेजेंट हों, वो एलिमेंट कहला जाता है, उसकी एटॉमिक फॉर्म हो गया। जैसे कि गोल्ड हो गया, आर्गन हो गया, दिस इज व्हाट एटॉमिक फॉर्म ऑफ एलिमेंट। अगर दो एटम्स एक साथ मिल जाते हैं तो वो बना देते हैं मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल O2 है, ऑक्सीजन हमेशा एक और ऑक्सीजन के साथ मिलकर O2 बनाता है। हाइड्रोजन है, हमेशा एक और हाइड्रोजन के साथ मिलकर H2 बना के चलता है। तो दिस इज टर्म्ड एज अ मॉलिक्यूल। ठीक है, अब आ जाओ कंपाउंड। कंपाउंड में जैसे कि हमारे पास ये वाटर दिया हुआ है, या फिर हमारे पास CO2 है, एक कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन है, तो ये क्या हो गया मेरे पास, H2O हो गया, या फिर ये CO2 हो गया। ये क्या चीज बना जाएगा मेरे पास, कंपाउंड विच इज इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। अब ये जो पूरा का पूरा मेरे पास आप कह सकते हो ये बकेट सा है, ठीक है, इसमें सारा का सारा वाटर है। अब वाटर, काफी सारा वाटर है इसके अंदर, वाटर के कई सारे मॉलिक्यूल हैं। अगर वाटर का मैं एक सिंगल उठाता हूँ H2OO, ये एक सिंगल मॉलिक्यूल, ये देखो यहाँ देख सकते हो, एक ये सिंगल है, ये एक ग्रुप है, ये जो एक ग्रुप है, ये जो कंपाउंड का सबसे स्मॉलेस्ट ग्रुप बनता है, उस एक ग्रुप को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल। समझ में आ गई बात? तो मॉलिक्यूल क्या हो गया, मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स, देयर मे बी सेम काइंड ऑफ एटम और देयर मे बी डिफरेंट काइंड ऑफ एटम। ठीक है, क्लियर हो गई बात, इसमें कोई डाउट? नो सर। सर नो सर। नो सर। ठीक है जी। नो सर। अब इस पूरी के अंदर मैं क्या सकता हूँ, एक जो चीज है ना, एक सिंगल, अगर मैं H2O की बात करूंगा उसे बोलेंगे वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O। ठीक है, तो मॉलिक्यूल अगर आपका हो सकता है सेम एलिमेंट का बना है तो उसे हम एलिमेंट की फॉर्म में ले लेते हैं, एलिमेंटल मॉलिक्यूल बोल देते हैं। अगर उसके अंदर दो से ज्यादा एलिमेंट हैं तो उसे बोल देते हैं हम लोग कंपाउंड की फॉर्म में बोल देते हैं। ठीक है, आयन के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, अभी इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं आयन के बारे में। चलो जी, तो हम आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, वी वर ऑन कंपाउंड। अब देखिए कंपाउंड की फर्स्ट डेफिनेशन आप लोग पढ़िए, a pure substance which is composed of two or more elements combined chemically in a definite proportion by weight. Pure substance which is composed of two or more elements, कोई भी प्योर सब्सटेंस जो कि दो या उससे अधिक एलिमेंटों से कंबाइन होके बनता है उसे बोलते हैं कंपाउंड। सपोज करो मेरे पास हाइड्रोजन रखी हुई है, सपोज करो मेरे पास ऑक्सीजन रखी हुई है, इन दोनों को मैं मिक्स करता हूँ, इनके अंदर केमिकल रिएक्शन होती है, किसी टेम्परेचर पे या किसी प्रेशर पे, कुछ टेम्परेचर देना पड़ता है मुझे, कुछ इनको प्रेशर देना पड़ता है, तब ये कंबाइन हो जाती हैं और बना देती हैं H2O। दैट इज दे कंबाइन केमिकली, इनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्स्ट्रा बन जाती है। तो ये जो कंबाइन हो गए, दो से दो, एक से दो एलिमेंट्स आपके कंबाइन हो गए, तो उसे बोल देते हैं हम लोग क्या, कंपाउंड। जैसे कि मैं कहता हूँ कार्बन प्लस ऑक्सीजन है, आपने हीट करा थोड़ा सा तो ये दोनों आपस में कंबाइन होना शुरू हो गए और ये CO2 बना दिया। सो अ प्योर सब्सटेंस विच इज कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट। अब इस कंपाउंड को आपने प्योर सब्सटेंस क्यों बोला? सपोज करो मेरे पास एक बकेट है वाटर की, डिस्टिल वाटर की एक बकेट है, तो उसके अंदर हमेशा
एक ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन, इसी तरीके से मिलेगा। कभी कोई ऐसा चांस नहीं है, मुझे ऐसा नहीं मिलेगा कि एक ऑक्सीजन के साथ में तीन हाइड्रोजन चिपक के आ रहे हैं, या फिर दो हाइड्रो ऑक्सीजन एक साथ चिपके हुए हैं, उनके साथ में एक ऑक्सीजन चिपका हुआ है, ऐसा मुझे कोई चांस नहीं मिलेगा। तो ये चीजें मेरे पास पॉसिबल नहीं है। देयर इज ऑलवेज टू हाइड्रोजन प्लस वन ऑक्सीजन, टू हाइड्रोजन कंबाइंड विथ वन ऑक्सीजन। इज दैट क्लियर? तो उस चीज के लिए हमें बोला गया ये प्योर चीज है। So a pure substance which is composed of two or more elements combined chemically in a definite proportion by weight. अब हम बात करते हैं definite proportion by weight। इस बात का क्या मतलब है? इसे definite proportion by weight बोल सकते हो, इसे बोल सकते हो constant proportion by weight भी। definite proportion के अलावा कुछ बुक्स में आपको मिलेगा constant proportion by weight। ठीक है, जब आप 11th क्लास पे जाओगे एक लॉ भी आता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, केमिस्ट्री के अंदर आप लोग पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, बट अभी आपको सिर्फ इतना याद करना है कि ये जो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं, दे ऑलवेज कंबाइन इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास और यू कैन से बाय वेट। इनका अपना एक वेट होता है कंबाइन होने का। जैसे कि H2O, अब हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना है? 1, 1 इंटू 2, 2 हो गया। रेशो ऑक्सीजन का होता है 16, तो यानी 1:8, यानी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑलवेज कंबाइन इन 1:8 विद ईच अदर। अब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का वेट 12, ऑक्सीजन का 16, 16 इंटू 2 32। अब 16 आ गया, 4 से कर दो 3:8। Now, in case of carbon dioxide, that is CO2, carbon and oxygen are combining together in ratio of 3:8. तो इसका मतलब ये है कि वाटर कहीं का भी वाटर हो, कोई भी वाटर हो, अगर वो प्योर है, in that water hydrogen and oxygen are in ratio of 1:8. और in case of carbon dioxide, hydrogen and oxygen are in ratio of 3:8। ये बात क्लियर है? चलो अब फटाफट मुझे बताओ अमोनिया में एलिमेंट्स का क्या रेशो है? जल्दी से मुझे बताओ, एक अमोनिया में बताओ, और एक बताओ SO2 के अंदर, और एक बताओ NO2। इन तीनों में जल्दी से रेशो लिखो फटाफट, चैट पे लिख के बताओ मेरे को क्या क्या रेशो होगी इन सब में। Sir, please repeat the question. Find out, question is find out ratio by weight in ammonia, then in SO2, and then in NO2। जल्दी से बताओ फटाफट। अगर किसी का एटॉमिक मास पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हो तुरंत की तुरंत। चलो मैं बता भी देता हूं। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है हमारे पास 14, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, एंड देन क्या बच गया? बस हो गया मेरे ख्याल से पूरा। चलो मैं बताता हूँ। अभी आप लोगों ने एटॉमिक मास भी आपको नहीं आइडिया होगा, चलिए कोई बात नहीं। देखो 14:3, ये नहीं कटता, सिंपल रेशियो की 14:3 रहेगी। SO2 सल्फर का कितना होता है? 32, दिस इज 32, तो ये 1:1 हो गया, मास बाय मास रेशो। नाइट्रोजन का कितना होगा? 14 रेशो 16 इंटू 32, ये हो गया 7:16। सो ये जो 14:3, 1:1, 7:16, 3:8, 1:8, these all are known as proportions by weight। और ये जितनी भी रेशियोज हैं, they are always constant for that particular compound। ये बात सबको समझ में आ गई? इसके अंदर कोई डाउट है तो बताइए। No, sir. क्लियर है ये बात? कोई डाउट इसमें Yes, किसी को? sir. सर मुझे ये समझ नहीं आया कैसे निकालते, एक बार दोबारा बता दो। ये वेट ना, ये अभी रहने दे, छोड़, ये अभी आप लोगों ने करा नहीं होगा एटॉमिक वेट, ये बताऊंगा मैं बाद में, ये नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। अभी इसको इतना अभी मत रखो। इसका एटॉमिक मास क्या होता है, आप इसका अंदर
मॉलिक्यूलर मास किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं ये अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी भूल जाओ उसको फिलहाल के लिए। बस इतना याद रखो, ओके इनकी एक सर। प्रॉपर रेशो होती है, बस अभी रेशो वाली बात आप याद रखो। ठीक है तेजस्विनी, वो यस बाद में सर। बताऊंगा, ये अभी आगे का कंसेप्ट आएगा, हम लोग इसको नेक्स्ट एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, इसके बाद वाले में। ठीक है, यहाँ तक डाउट है किसी को? ये बताओ, रेशो वाली बात समझ में आ गई? यश एंड वंश, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. व्हाट अबाउट हार्दिक? इज हार्दिक देयर? यस सर। ओके, यस सर। चलिए वेरी गुड। चलो जी, अब हम इसको आगे बदलते हैं, इसको मैं करता हूँ क्लियर। चलिए अब देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या कहता है। टू और मोर एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट्स और कंपोनेंट ऑफ द कंपाउंड। अब फॉर एग्जांपल मैंने लिखा H2SO4। अब H2SO4 किस किस से मिलके बना? हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। So hydrogen, sulfur and this oxygen are termed as constituents or component of the compound. क्लियर हो गई बात आपको? ये बात, जो जो चीजें जिन जिन से मिलके बनता है कोई कंपाउंड, वो जो एलिमेंट होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा अब जरा मुझे ये बताओ, CaSO4, इसमें कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं? और एक CaCO3, जरा इनके अंदर फटाफट मुझे बताओ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? जल्दी बताइए फटाफट, कौन बताएगा मेरे को? बताओ, तेजस्वी नहीं बताओगे आप? सर CO2 और SO4। नो 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 नो, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एलिमेंट का नाम बताना है बेटा। एलिमेंट कौन कौन से हैं इसमें? वंश आप बताओ, विदुषी बताओ, चलो विदुषी बताओगे, आप बताओ विदुषी फटाफट। विदुषी मैं ऑडिबल हूँ बेटा? सर प्लीज रिपीट। सर my network was ओके फाइन फाइन, आई एम working रिपीटिंग। properly. Yes, sir. राइट डाउन components of the following। पहला है CaSO4, दूसरा है CaCO3। अब इनके कंपोनेंट्स बताओ कौन कौन से हैं? चलो मैं ही बताता हूँ, ध्यान से देखिए तेजस्विनी, ध्यान से देखो। कंपोनेंट इसमें पहला क्या एलिमेंट? कैल्शियम, देन सल्फर एंड देन ऑक्सीजन। दीज आर द कंपोनेंट ऑफ CaSO4। इसके अंदर आपके पास कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। इज दैट क्लियर? So these are the components of CaCO3। आप इसी तरीके से चलो एक और ले लेते हैं हम लोग, एक और एग्जांपल आप लोग बताइए मेरे को। HNO3, एक और एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग, K2Cr2O7, ये एग्जांपल लेके चलते हैं। अब HNO3 के अंदर कंपोनेंट कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। K2Cr2O7 के अंदर पोटेशियम, क्रोमियम एंड देन ऑक्सीजन। ठीक है, ये इसके कंपोनेंट है, और ये सारे के सारे कंपोनेंट के एलिमेंट्स हैं ये। क्लियर? कोई डाउट है अब किसी को इस बात में? नो सर। विदुषी एंड मनु क्लियर? Yes sir. यशन Sir, वंश, please tell again. विदुषी आपको Sir. नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है क्या आज? सर आवाज कट कट के आ रही है। बेटा नेटवर्क की प्रॉब्लम है, यस पता है आपकी सर। तरफ से। सर 3 बार अपने आप लीव हो रहा है, पता नहीं। मत परेशान हो, वीडियो पूरी आ जाएगी, वीडियो देखियो, उसके तुरंत बाद मुझे कॉल करियो। जो क्लियर नहीं हुआ मैं तेरे को वॉइस मैसेज पे बता दूंगा या कॉल करके बता दूंगा, ठीक है? ओके सर। तुरंत इस लेक्चर के बाद मैं तुरंत वीडियो डाल दूंगा, विद इन 10 to 15 मिनट्स वीडियो मिल जाएगी आपके पास में, उसको तुरंत देखना एंड देन मुझे कॉल करना। मैं 6:30 तक फ्री हूँ आज शायद, ठीक है? मेरी 6 o'clock तक या 6:15 तक फ्री हो शायद, उसके बाद मेरी क्लास है, तब उससे पहले आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है? ओके सर। चलो जी, ये क्लियर हो गया यहाँ पे? इसमें कोई डाउट अभी किसी को? दोबारा बता देता हूँ मैं। No sir. राइट डाउन द कंपोनेंट्स ऑफ No, sir. कंपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग के अंदर करना क्या होता है? हमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लिखने होते हैं, जिस एलिमेंट के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं कंपाउंड के, वो हमें लिखना है। फॉर एग्जांपल
H2SO4 है, H2SO4 हाइड्रोजन से, सल्फर से और ऑक्सीजन से बना। CaCO3 कैल्शियम से, कार्बन से और ऑक्सीजन से बना। K2Cr2O7 पोटेशियम क्रोमियम ऑक्सीजन से बनता है। अगर मैं HCl की बात करता हूँ तो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन से बना। अगर मैं बात करता हूँ CH3COOH एसिटिक एसिड कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना। अगर मैं बात करता हूँ CO2 की, कार्बन एंड ऑक्सीजन से बनता है ये। तो ये ऑक्सीजन सिंपल ये लिख देंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के आपके पास ये क्या हुआ है, कंपोनेंट्स। चलिए जी, अब देखते हैं थर्ड पॉइंट में क्या कहता है ये। एग्जांपल हमने पहले ही बात करी थी, ऑक्सीजन इज ए कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड वाटर इज ए कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन combined together in a ratio of 1:8 by weight. Now, water can be broken into its constituent particles only by electrolysis. जो वाटर को हम लोग तोड़ देते हैं इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से, ये हम क्लास 10th में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है एग्जैक्टली। तो वाटर की जो रेशियो होती है वो 1:8 की होती है, किसकी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ये देख सकते हैं आप लोग, दैट 2 हाइड्रोजन कंबाइंस विद 1 ऑक्सीजन। सेम ऐसी आयरन सल्फाइड है, आयरन सल्फाइड में आप देख सकते हो ये भी एक कंपाउंड है। तो कंपाउंड हमारा क्लियर होता है यहाँ पे, किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। नो चलिए जी, सर। चलिए तो अब हमारे नो पास सर। ध्यान से अब इस चीज को देखो, एक प्योर सब्सटेंस की समरी आती है, देखो ध्यान से। प्योर सब्सटेंस, डज इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम? यस और नो, दोनों चीजें हो सकती हैं प्योर सब्सटेंस में। अगर यस बोलते हैं तो उस प्योर सब्सटेंस को बोल देते हैं कंपाउंड। अब आपके पास क्वेश्चन आएगा, कैन प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ वन टाइप ऑफ एटम और इट मे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एटम? आप लोगों का आंसर क्या होगा? प्योर सब्सटेंस कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम। If different types of atoms are present, then it is known as compound. And if same type of atoms are present, then it is termed as element. Is that clear? यस सर। ठीक है जी। अब उसके बाद एलिमेंट आ गया, कंपाउंड आ गया। नाउ एलिमेंट, डज इट कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल? अब एलिमेंट क्या ग्रुप में है या अकेला रहता है? इफ वी से इट कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल, देन उसे बोलते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ एलिमेंट। अगर वो नहीं है, अकेला है, तो उसे बोलते हैं एटॉमिक फॉर्म ऑफ एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन है, अगर क्लोरीन अकेला Cl है तो उसे बोल देंगे एटॉमिक फॉर्म ऑफ क्लोरीन। अगर Cl2 है, एक और क्लोरीन आके उससे मिल गया तो वो Cl2 बना दिया, तो Cl2 क्या बोला जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ क्लोरीन। सेम ऐसी खाली ऑक्सीजन है O, तो O को मैं बोलूंगा एटॉमिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। और अगर O2 आ गया तो बोलूंगा मैं मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। सिंपल हाइड्रोजन है तो उसे बोलूंगा सिर्फ एटॉमिक हाइड्रोजन। नहीं, अगर H2 आ गया तो उसे बोलूंगा मैं मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। पर एक बात ध्यान रखने वाली है, हमेशा याद रखना, ये जो Cl2 है, H2 है, O2 है, ये जितने भी जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एलिमेंट्स रहते हैं, ये बड़े ही हाईली रिएक्टिव होते हैं। ये अकेले बहुत रह ही नहीं सकते। अगर ये अकेले मिलेगा तो किसी न किसी स्पेसिफिक कंडीशन में ही अकेले होता है ये वरना अकेला मिलता ही नहीं है। तो मोस्टली हम लोग इनको मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही रखते हैं, इनको हम एटॉमिक फॉर्म में इनकी प्रेजेंस ही नहीं होती, तो इसलिए इनको नहीं पहचानते हम लोग। क्लियर हो गई बात ये? यहाँ तक किसी को इस पोर्शन में डाउट? दिस इज ऑल क्लियर? यस सर। चलिए जी, यस सर। तेजस्विनी, यश एंड वंश, क्लियर है ना बेटा ये वाला सब कुछ? यस सर। ओके जी, चलो तो फिर अब आगे आ जाओ। अब हम पढ़ते हैं कंपाउंड के बारे में। कंपाउंड में क्या था? 2 और मोर टाइप्स ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट। 2 और मोर टाइप्स ऑफ एटम्स में बी प्रेजेंट। अगर वो सिर्फ मॉलिक्यूल है तो बनेगा क्या? बनेगा उसे मॉलिक्यूलर कंपाउंड बोलते हैं, जिसके अंदर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं बनता। अब ये चार्ज वाली बात आएंगी, ये एक्चुअल में हम लोग इसके नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। आपको बस मैं एक बड़ी छोटी ही उसमें समझा देता हूँ। कंपाउंड्स के अंदर 2 टाइप की बॉन्डिंग होती है। एक बॉन्डिंग होती है शेयरिंग को लेके, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होती है, और एक बॉन्डिंग होती है ट्रांसफर
ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग होती है तो उसमें बोलते हैं हम लोग फॉर्मूला यूनिट्स उस चीज को, और जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग हो पाती है तब उससे बोलते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर कंपाउंड। अब ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल वाले चैप्टर में। अभी इसको भूल जाओ, अभी बस इतना याद रखो कि कंपाउंड का मतलब है वो प्योर सब्सटेंस जिसके पास दो या दो से ज्यादा एटम्स प्रेजेंट होते हैं, और इसकी दो टाइप होती हैं, एक को बोलते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड और एक को बोलते हैं हम फॉर्मूला यूनिट। मॉलिक्यूलर कंपाउंड का मतलब है कि जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, ठीक है, और फॉर्मूला यूनिट के अंदर क्या होता है, जिसके अंदर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जैसी चीजें होती हैं, तो वो उनके बारे में हम लोग उसको बाद में पढ़ेंगे अभी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर सबको, कोई डाउट इसमें? नो सर। नो सर। ये कौन बेचारा बार बार आना जाना कर रहा है, इसका विदुषी का नहीं, ये बुद्धू बिंदल फिर आ गया। क्लियर हो गई बात है सबको, कोई डाउट है इस पे किसी को? नो सर। चलिए जी, नो सर। अब हम पढ़ते हैं आगे। अब टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ एलिमेंट। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, अब लॉजरवियर एक साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने एलिमेंट को तीन पार्ट में डिवाइड करा। पहला पार्ट को उन्होंने बोला मेटल्स। अब कौन सी प्रॉपर्टी ली, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी थी और कुछ केमिकल प्रॉपर्टी। सो बेस्ड ऑन सम फिजिकल एंड chemical properties, Lotherweir divides elements into three forms: metals, non-metals और तीसरे हमारे पास आए मेटालॉइड्स। तो ये तीन फॉर्म आती हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। इनके बारे में अभी आपके पास डिटेल में नहीं है, क्लास 10th में आके हमारा थर्ड चैप्टर केमिस्ट्री का आता है, मेटल्स एंड नॉन मेटल, जिसमें हम लोग बहुत ही अच्छे से डिटेल में इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। कुछ कुछ चीजें आपने क्लास 8th में भी इसमें पढ़ के आए हैं, मेरे को याद है यश और वंश को मैंने ये वाला चैप्टर पढ़ाया भी था आप लोगों को दोनों को, ठीक है। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल के बारे में अभी हम बहुत थोड़ी सी क्या डिफरेंस होते हैं इन केमिकल्स के अंदर वो बातें करते हैं इनमें, केमिकली और फिजिकली। अब आता है पोजीशन ऑफ एलिमेंट। अब इनकी पोजीशन कैसी होती है वो देख लीजिए जरा। जितने भी आप ये ब्लू कलर के देख रहे हैं, दीज ऑल आर नॉन मेटल। एक हाइड्रोजन ही एक ऐसा हमारे पास नॉन मेटल है जो कि मेटल के साथ हमने रखा हुआ है। वो क्यों? एक्चुअली हाइड्रोजन की जो पोजीशन है ना वो आज तक क्लियर नहीं हो पाई है, उसे हम लोग बोलते हैं रोग एलिमेंट। वो एलिमेंट जिसकी पोजीशन इज नॉट क्लियर, तो इसको एक्चुअली में थोड़ा सा ऊपर उठा के रखा हुआ है, अलग पोजीशन बना रखी है, ये ऐसे इसके साथ मिलावा नहीं होता। ये इस तरीके से कह सकते हो कि ये थोड़ा सा ऐसे इसमें गैप होता है, इसको अलग से ऊपर रखा हुआ है। तो हाइड्रोजन क्या है, एक नॉन मेटल है, और बाकी ये जितने भी हमारे ब्लू वाले पोर्शन है ये नॉन मेटल है। मेटल और नॉन मेटल को एक ये जिग जैग लाइन देख रहे हैं, ये क्या है, ये लाइन ये सेपरेट करती है पीरियोडिक टेबल के ऊपर। ये पूरी की पूरी है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल अभी बताता हूँ आपको क्या होती है। मेटल से नॉन मेटल को सेपरेट करने के लिए एक जिगजैग लाइन है। इस जिगजैग लाइन के ऊपर आगे पीछे जो भी एलिमेंट्स आते हैं उन्हें बोल देते हैं हम लोग मेटालॉइड्स। तो येलो कलर का बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टिन, टेलेनियम, तो ये सब क्या है हमारे पास में, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। दीज ऑल आर मेटालॉइड्स। अब मेटालॉइड्स क्यों बोलते हैं इनको? इनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल दोनों से मिलती जुलती सी प्रॉपर्टी है। कुछ प्रॉपर्टीज ये मेटल की शो करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज ये नॉन मेटल की शो कर देते हैं। तो दोनों की प्रॉपर्टी होने की वजह से इनका नाम पड़ गया मेटालॉइड्स का। और बाकी जितने भी आपको रेड कलर की चीजें दिख रही हैं वो सब के सब क्या है हमारे पास, मेटल्स हैं। और एक कागज के ऊपर अगर हम इन सबको कुछ अरेंजमेंट के थ्रू, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर आप किसी एक कागज पे इनको लिख देते हैं तो उस कागज को वो जो टेबल जो बनेगी उसे बोलते हैं हम लोग पीरियोडिक टेबल। उसे बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। और इस टेबल के बारे में हम लोग क्लास 10th के अंदर 5th चैप्टर नंबर 5 इन क्लास 10th एंड ऑल्सो इन क्लास 11 वो हम लोग पढ़ेंगे। ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th वाला, अच्छे से ध्यान से पढ़ना है क्लास 10th में इसको, ठीक है।
अगर हमें टाइम लग गया इस सिलेबस के बाद में थोड़ा सा आपको मैं ये बता भी दूंगा इन चीजों के बारे में, ठीक है। अभी फिलहाल इतना याद करो। चलो जी, अब इनकी पोजीशन आपको पता लग गई। अब आ जाओ मेटल वर्सेस नॉन मेटल, इनके बीच में डिफरेंस क्या क्या होता है जरा फटाफट देखते हैं। पहला डिफरेंस बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी लस्टर। लस्टर का मतलब होता है मेटेलिक शाइन। जितने भी मेटल्स होते हैं वो बहुत बढ़िया लस्टर देते हैं, उन पे लाइट मारो एकदम रिफ्लेक्शन करते हैं, शाइनिंग देते हैं बहुत बढ़िया वाली, जिसे आप हिंदी बोल सकते हो चौंधा लगता है हमें, दैट दे हैव मेटेलिक लस्टर इन इट, दे हैव शाइन। अब गोल्ड है शाइन मारता है, एल्यूमिनियम है एक शाइन मारता है, आयरन है वो एक शाइन मारता है, बट नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर। एक्सेप्शन केस आपके पास आयोडीन और ग्रेफाइट होता है। ये आयोडीन और ग्रेफाइट, इसके एक्सेप्शन केस को याद कर लेना पेपर के अंदर, इसी के ऊपर क्वेश्चन आएगा। इस पूरी वाली स्लाइड के अंदर जो जो एक्सेप्शन केस ब्रैकेट में बना के लिखे हुए हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में क्वेश्चन उन्हीं के ऊपर आता है। क्वेश्चन क्या आएगा, नेम टू मेटल्स विच हैव लस्टर और विच शो शाइन लाइक अ मेटल। ग्रेफाइट एंड आयोडीन आर द टू एलिमेंट्स विच कैन शो मेटेलिक शाइन और विच कैन शो लस्टर एज लाइक दैट ऑफ द मेटल्स। अब आ जाओ सेकंड पॉइंट आता है हार्डनेस। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर वेरी वेरी हार्ड, नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड, नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं। पर मेटल्स के अंदर सोडियम एंड पोटेशियम दो ऐसे एलिमेंट हैं, दो ऐसे मेटल हैं जिसको कि आप सिंपल चक्कू से भी काट सकते हो। दीज टू मेटल्स आर नॉट हार्ड, ये इनका एक्सेप्शन केस हो गया। सेम इसी तरीके से नॉन मेटल के अंदर एक्सेप्शन केस आता है आपका डायमंड। डायमंड क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है, डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल अवेलेबल। सबसे ज्यादा बीइंग ए नॉन मेटल, डायमंड क्या है, फॉर्म ऑफ कार्बन हो गया आपके पास से। कार्बन की एक फॉर्म होती है जो कि सबसे ज्यादा हार्ड होती है, इसको हम लोग कई बार कटिंग वगैरह में भी यूज करते हैं। देन तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी का मतलब होता है वो चीजें जिसकी वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट को हम खींच खींच के उसको, सॉरी खींच खींच के नहीं, उसको पीट पीट के उसको हम लोग या रोलिंग या फिर बीटिंग के थ्रू शीट में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो मेलिएबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच अ सब्सटेंस कैन बी बीटन इनटू शीट्स, तो उसे बोलते हैं हम लोग मेलिएबिलिटी। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हाईली मेलिएबल, उनकी बड़ी अच्छे से शीट बन जाती है, हम लोग इस पर काम कर सकते हैं। एक्सेप्शन आता है हमारे पास किस किस का, जिंक, एंटीमनी एंड आर्सेनिक, इन तीन का एक्सेप्शन केस है। और नॉन मेटल में कोई भी मेलिएबल नहीं होता, यू कैन नॉट प्रिपेयर शीट्स ऑफ एनी ऑफ दीज मटेरियल। अब अगर डक्टाइल, डक्टाइल प्रॉपर्टी होती है किसी चीज का तार में कन्वर्ट हो जाना, तो डक्टाइल खींच खींच के हमने तार में कन्वर्ट कर दिया उसे, ठीक है। अब तार में कन्वर्ट करते हैं सिर्फ खींच के, ये बात याद रखना। अगेन मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर डक्टाइल, बट जिंक एंड आर्सेनिक एंड एंटीमनी, ये तीन एक ऐसे आपके पास एलिमेंट है जो कि डक्टाइल नहीं होते। और ऑल द नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो डक्टाइल नहीं होते। पर एक्सेप्शन केस क्या आ गया यहाँ पे, कार्बन फाइबर। कार्बन फाइबर इज द डक्टाइल वन। ये आपके पास यहाँ पे हमारे पास चार प्रॉपर्टी हुई मेटल्स एंड नॉन मेटल की, इन चारों को याद करना। एक्सेप्शन केस के अंदर जितने भी एक्सेप्शन केसेस हैं वो आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, इसके बाद और इनका पॉइंट आता है, चारों को फिफ्थ पॉइंट कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी किसी भी चीज की हो सकती है, वो हीट की और इलेक्ट्रिसिटी दोनों की हो सकती है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मैं लिख देता हूँ मेटल्स, और ये हो गया मेरे पास नॉन मेटल्स। जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। एक्सेप्शन केस आता है आपके पास में बिस्मथ और टंगस्टन, ये दो चीजें याद कर लेना, बिस्मथ एंड टंगस्टन आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। सेम इसी तरीके से जितने भी नॉन मेटल है दे आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, बट इसमें एक्सेप्शन केस याद कर लो, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ग्रेफाइट एक बहुत ही बढ़िया कंडक्टर होता है। छठा आ जाओ स्टेट, मैक्सिमम मेटल सॉलिड स्टेट में है और आपके पास मैक्सिमम नॉन मेटल सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट में होते हैं। याद करने वाली बात है, सॉलिड के अंदर मरकरी, गैलियम को भूल जाना, गैलियम नहीं लिखना आपको, गैलियम का अलग क्वेश्चन आता है। सॉलिड के केस के अंदर मरकरी और लिक्विड के केस में सिर्फ ब्रोमीन ही दो ऐसे एलिमेंट हैं जो कि आपका लिक्विड स्टेट में मिलते हैं। अदरवाइज ऑल द मेटल्स आर इन सॉलिड फॉर्म
and all the non-metals are in solid, liquid and gaseous form. Sorry, all the non-metals are in solid or gaseous form. जनरली गैसियस फॉर्म में होते हैं. लिक्विड फॉर्म में नॉन मेटल एग्जिस्ट ही नहीं करते, सिर्फ एक ही एग्जिस्ट करता है जिससे बोलते हैं हम लोग ब्रोमीन. 7th पॉइंट आता है डेंसिटी. डेंसिटी से मतलब क्या होता है? मास पर यूनिट एरिया. उनका मास पर यूनिट एरिया कितना है, या फिर अगर मैं उनको सॉलिड में कन्वर्ट कर दूं और उन्हीं के लिक्विड के अंदर डुबाने की कोशिश करूं, क्या वो डूबता है, क्या वो तैरता है, वो चीज क्या होगी? अगर वो डूब जाता है तो इसका मतलब हाई डेंसिटी, अगर वो तैर गया तो इसका मतलब लो डेंसिटी. तो इन केस ऑफ मेटल्स इनकी जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है, दैट दे जस्ट मूव्स डाउन इन द वाटर. बट नॉन मेटल्स की डेंसिटी लो होती है. एक्सेप्शन केस आपके पास यहाँ पे आता है डायमंड का, और डेंसिटी के केस में एक्सेप्शन केस आता है आपके पास सोडियम एंड पोटेशियम का. अब आता है टेंसाइल स्ट्रेंथ. टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब है खींचने की इसकी शक्ति. तो हमारे पास जितने भी मेटल्स होते हैं दे हैव अ वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. तभी तो इनके हम लोग तार इनको खींच खींच के इनकी हम लोग मजबूत कुछ ना कुछ चीजें बना सकते हैं, लोड पे रख सकते हैं. बट इन केस ऑफ नॉन मेटल्स टेंसाइल स्ट्रेंथ इज लिटिल बिट लो, वो भी काफी कम होती है. अब आता है अलॉयज एंड अमलगम. अलॉयज एंड अमलगम का मतलब होता है, अमलगम क्या होता है? वो अलॉय जो बनता है हमारा, उसमें एक एलिमेंट होना चाहिए मरकरी. तो अलॉयज एंड अमलगम बनाते हैं मेटल्स, और नॉन मेटल्स में सिर्फ कार्बन एंड फास्फोरस है जो कि अलॉय और अमलगम बनाता है. अदरवाइज कोई और अलॉय और अमलगम नहीं बनाता इन केस ऑफ मेटल्स के अंदर. ठीक है, ये बात क्लियर है? कोई डाउट इसके अंदर किसी को? नो सर. नो सर. विदुषी क्लियर बेटा? सर. नो सर. No, Okay. sir. And तेजस्विनी क्लियर? Yes, sir. ठीक है जी. तो ये दोनों स्लाइड्स आपको बड़े अच्छे से याद कर दी हैं. ठीक है, इन दोनों स्लाइड्स में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास जितने भी आप लोगों ने ये एक्सेप्शन केस की जो चीजें पढ़ी हैं. दीज आर रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट. चलिए अब हम पढ़ते हैं कुछ मेटलॉइड्स के बारे में. सो देयर आर फ्यू एलिमेंट्स which show some properties of metals and other properties of non-metals. For example, they look like metals but they are brittle like non-metals. वो दिखते तो मेटल जैसे हैं पर वो टूटते होते ब्रिटल होते हैं. नंबर 2 आता है they are neither conductor of electricity like metals nor insulator like non-metals. अब जो इनकी कंडक्टिंग पावर है वो मेटल्स और नॉन मेटल के बीच में बनती है. इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो मेटल्स और नॉन मेटल के इन बिटवीन होती हैं. अगर किसी चीज में नॉन मेटल के अंदर वो बहुत ज्यादा है तो इनके अंदर कम होती है. ठीक है, ये थोड़ा सा इनके बीच का हिसाब किताब, मेटल और नॉन मेटल के बीच का हिसाब किताब इनके अंदर रहता है. देयर प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट इन बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल, हमने बात करी. एंड मेटलॉइड्स आर आल्सो समटाइम्स कॉल्ड एज सेमी मेटल्स. तो इसलिए मेटल्स को कई बार हम लोग सेमी मेटल्स भी बोल देते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेनियम, पोलेनियम एंड एस्टाटाइन. ये जितने भी क्या है मेरे पास, ये सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं. सॉरी मेटलॉइड्स है मेरे पास सारे के सारे. ठीक है, क्लियर? चलो जी, आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं. कल पढ़ेंगे हम कंपाउंड्स एंड टाइप्स में, टाइप्स ऑफ कंपाउंड के बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सब चीजें और क्या क्या होती हैं. अभी तक जितना कराया उसको फटाफट चेक करो, लिखो, वीडियो से देखिए आप उनको, उनके नोट्स बनाइए, और कोई डाउट आता है तो यू कैन व्हाट्सएप मी. ठीक है, कल मिलते हैं सेम टाइम सेम चैनल. तब तक के लिए खुदा हाफिज. घर पे रहिए, सेफ रहिए, टेक केयर, बाय बाय. जरूर इसकी वीडियो जरूर देखिए आप लोग और नोट्स बनाइए. बाय. किसी को डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो. यशन वंश कोई पूछना है बेटा? विदुषी, हार्दिक? नो सर. नो सर. समझ में आई दोनों चीजें सबको, सारी चीजें अब तक की? जी सर. चलो फिर टेक केयर, बाय बाय.